हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा। अब हम करेंगे क्या 54वां भाग। इंजॉय रीडिंग स्माइल कमेंट्स मस्ट फोल्डेड हैंड्स। क्रमशः इंजॉय रीडिंग स्माइल कमेंट्स मस्ट। रणविजय ने बहुत ध्यान से उस लिफाफे में रखी हुई तस्वीरों को देखा था। कुल 4 तस्वीरें दी और नॉर्मल से बड़े साइज की थी। पहली तस्वीर उस समय की थी जब नवीन जी को उनके ऑफिस के पास से रॉयल राजपूताना की ही गाड़ी में बिठाया गया था। दूसरी तस्वीर रॉयल राजपूताना के हेड ऑफिस के दरवाजे पर उतरते हुए नवीन जी की थी। रणविजय ने ध्यान दिया कि हर तस्वीर के नीचे टाइम और डेट लिखा हुआ था। तीसरी तस्वीर 1.5 घंटे के बाद की थी, जब नवीन जी हेड क्वार्टर से बाहर निकले थे। इसमें उनका हारा हुआ धुआं चेहरा साफ दिखाई पड़ रहा था। उनके ठीक पीछे रणधीर सिंह रानावत का खास बॉडीगार्ड खड़ा था। वह बहुत ही क्रूर आदमी था। ये बात रणविजय जानता था और रणधीर सिंह के खुफिया कारनामों को अच्छे से अंजाम देता था। तो फिर क्या नवीन जी की मौत का जिम्मेदार भी उसके पापा हैं? उन्होंने ही अपने बॉडीगार्ड से नवीन जी को मरवाया है। नहीं, पापा ऐसा नहीं करेंगे। उसके पापा इतना अधिक गिर नहीं सकते। एक पल के लिए रणविजय के दिमाग में यह बात आई थी, लेकिन जो चौथी तस्वीर थी उसने रणविजय के सारे सवालों के जवाब दे दिए थे। वह तस्वीर कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर की थी, जिसमें रणधीर सिंह रानावत और नवीन जी एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। नवीन जी ने अपना चेहरा नीचे अपने हाथों से छुपाया हुआ था और सामने टेबल पर फैली हुई तस्वीरों की हल्की झलक भी इस तस्वीर में दिखाई पड़ रही थी। इन तस्वीरों को देखकर रणविजय को ये समझते हुए देर न लगी कि ये सारी उसकी और ईशानी की बेंगलुरु ट्रिप की तस्वीरें हैं। इसका मतलब कि उसके पापा काफी दिनों से उस पर और ईशानी पर नजर रखवा रहे थे। रणविजय का दिमाग गुस्से में घूम गया। वह समझ गया कि ईशानी को भी रणधीर सिंह रानावत ने ही रणविजय से दूर रहने के लिए धमकी दी है, और नवीन जी की मौत के बाद ईशानी बुरी तरह से उनकी धमकियों से डर चुकी है। क्योंकि हो ना हो कहीं ना कहीं रणधीर सिंह रानावत का ही हाथ नवीन जी के एक्सीडेंट के पीछे है, और अब ईशानी अपने घर परिवार और आने वाले बच्चे की सुरक्षा को लेकर डरी हुई है। इसी डर से वह रणविजय से बात तक नहीं करना चाहती है। रणधीर सिंह रानावत द्वारा ईशानी को, उसके चाचा जी और उसके घर परिवार वालों को दी गई तकलीफ के बारे में सोचकर रणविजय की दिमाग की नसें गुस्से में भड़क गई थी। उसने बिना सोचे समझे गाड़ी रानावत पैलेस की तरफ मोड़ दी थी। अब वो रणधीर सिंह रानावत यानी कि अपने पापा से आमने सामने बैठकर बात करना चाह रहा था। उनसे अपनी ईशानी की एक एक आंसू का हिसाब लेना चाह रहा था। इन सब में उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि आदित्य ने उसे उसके घर जाने से पहले अपने घर बुलाया है, और वैसे भी अभी वह सीधे अपने पापा से ही मिलना चाहता था। बिना उनसे अपने सवालों के जवाब लिए हुए उसका गुस्सा शांत नहीं होने वाला था। क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु ऐसे ही नहीं कहा गया है। इसका बहुत बड़ा कारण भी है। उर्दू में एक कहावत है कि गुस्सा नादानी से शुरू होता है और नादामत पर खत्म होता है। अर्थात इंसान की बेवकूफ़ी ही उसे गुस्सा दिलाती है और अंत में ये शर्मिंदगी पर ही खत्म होता है। गुस्से में उठाए गए कदम अधिकतर इंसान को शर्मिंदगी के गर्त में धकेलते हैं। जब किसी भी दिमाग इंसान के दिमाग पर गुस्से का, क्रोध का कब्जा होता है तो वो कुछ भी सोचने समझने के लायक नहीं बचता। सच्चाई और वास्तविकता उसके सामने खुली पड़ी रहती है, पर वो उसको देखकर भी नहीं समझ पाता। वैसा ही कुछ इस समय रणविजय का भी हाल था। अगर इसी समय पर कुछ अपना दिमाग ठंडा करके सोचता तो पहला शक उसे यह होना चाहिए था कि जो बाहर की तीनों तस्वीरें थी वह आखिर किसने खींची, क्योंकि रणधीर सिंह का बॉडीगार्ड हत्या करके सबूत गायब करने में एक्सपर्ट था। वो इस तरह से खुले तौर पर सबूत नहीं छोड़ता। और अगर मान लो कि किसी की नज़र पड़ी गई हो तो फिर जब कॉन्फ्रेंस हॉल में किसी को मोबाइल अलाउड नहीं है, यहाँ तक कि मीटिंग के समय में भी सबको अपने मोबाइल स्विच ऑफ करने का ही ऑर्डर दिया होता रहता है, तो अंदर कॉन्फ्रेंस हॉल की तस्वीरें कौन ले सकता है? कौन उस वक्त कॉन्फ्रेंस हॉल में इन लोगों के अलावा मौजूद था?
जिसने कि अंदर की तस्वीर खींची थी। और अगर यह मान भी लिया गया उस वक्त कोई मीटिंग नहीं हो रही थी, तो फिर भी ऐसा कौन था जो कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर तक की तस्वीर लेने में सक्षम था। पर अपने गुस्से में रणविजय ने इन सब बातों और सवालों को दरकिनार करते हुए इन तस्वीरों का सिर्फ एक ही पहलू देखा, जो कि उसको इन तस्वीरों से दिखलाया गया। तारांकन 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 तारांकन। वैसे तो रानावत पैलेस में काफी दिनों से ही तैयारियां चल रही थी, पर आज ऐसा लग रहा था कि जैसे कि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रानावत पैलेस बिल्कुल एक दुल्हन की तरह सजकर सामने तैयार खड़ा था। फूलों के डेकोरेशन को लास्ट टच दिया जा रहा था और वही लॉन में आज मेहमानों के बैठने की अलग व्यवस्था हो रही थी। सामने स्टेज भी बन चुका था, पर सोचने वाली की बात ये थी कि स्टेज एंगेजमेंट के हिसाब से नहीं, किसी के विवाह मंडप के हिसाब से बनाया गया था। कैटरिंग वाले अपना काम स्टॉल वगैरह लगाने का कर रहे थे। वैसे तो इस घर के लोगों की सुबह जल्दी नहीं होती थी, पर आज और दिनों की अपेक्षा कुछ जल्दी ही हो गई थी। इतने बड़े घर में रणविजय के अलावा सिर्फ 2 लोग और थे, उसके मम्मी और पापा। मिस्टर रानावत तो समय के पाबंद थे, समय से उठकर अपना सारा काम करना अपने हाथों उन्हें पसंद था। साधना जी के अलावा वो नौकरों के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, उससे ज़्यादा बेहतर वो खुद लेना पसंद करते थे। घर में ही जिम से लेकर हर सुविधा उन्होंने अपने लिए भी रख रखी थी। इस कारण इस समय करीब 50 साल की उम्र पहुंचने के बाद भी वह 40 के ही लगभग लगते थे। लेकिन मिसेज रानावत इस मामले में बहुत आलसी थी। बिना बैड टी के उनकी नींद नहीं खुलती थी। उन्हें एक गिलास पानी खुद से लेना मुश्किल होता था। सिर्फ मिस्टर रानावत के डर से सारा काम नौकरों से करवाकर उनके सामने खुद हाथ में मिस्टर रानावत के लिए जूस या पानी लेकर खड़ी हो जाती थी। वह बस एक काम समय से करती थी, रेगुलर पार्लर जाना और उनकी सहेलियों के फंक्शन और किटी पार्टी अटेंड करना या फिर अरेंज करना। उनकी यही दुनिया थी। वह सुबह 10 बजे से पहले कभी नहीं उठती थी, पर आज सुबह 4 बजे से ही अपनी तैयारियों में लगी हुई थी। आज मिस्टर रानावत सुबह से ही अपने कमरे में ही अपने फ्रेंड्स और बिजनेस पार्टनर से फ़ोन पर बात करने में व्यस्त थे, तो वही मिसेज रानावत सुबह से ही अपनी सहेलियों को बार बार फ़ोन करके आ जाने की याद दिला रही थी। साधना, रणधीर जी की आवाज़ गूंजी। वो अभी सुबह के 8 बजे अपने कमरे में से निकलकर ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठे थे। हाँ कहिए। साधना जी ने जल्दी से अपने असिस्टेंट पर अपना फ़ोन पकड़ाया और अपने मेहंदी लगे हुए हाथों को बचाते हुए रणधीर जी के सामने आकर खड़ी हो गई। साधना, तुमसे जो काम कहा था वह हो गया है। रणधीर जी अपनी बात कहते कहते एकदम से रुक गए। यह क्या कर रखा है? रणधीर जी ने एक नज़र साधना जी पर ऊपर से नीचे तक डाली। वो बिल्कुल भूत बनी हुई उनके सामने खड़ी थी। प्लीज़ अभी आप कुछ और काम मत बोलिएगा। मैंने फेस पैक लगाया है और अब सूखने ही वाला है। बोलने से खराब हो जाएगा। रणधीर जी के आगे कुछ बोलने से पहले ही साधना जी ने इशारे से रणधीर जी को मना किया। आज बिल्कुल अपने ओरिजिनल अवतार में हो तुम। रणधीर सिंह ने अपने लिए पानी निकालते हुए कहा। क्या मतलब? साधना जी ने पूछा। आज अपने बेटे की शादी करने का विचार है या खुद का? पानी पीकर गिलास टेबल पर रखते हुए रणधीर जी ने धीर गंभीर शब्दों में साधना जी से पूछा। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या फिर मेरा मजाक बना रहे हैं? रणधीर जी के शब्दों में छिपे हुए उनके व्यंग को समझते हुए साधना जी हल्के गुस्से में सोच रही थी। गुस्सा मत करना, वरना तुम्हारा फेस पैक खराब हो जाएगा। साधना जी के कुछ बोलने से पहले रणधीर जी ने उनसे कहा। साधना जी ने गुस्से में उनकी तरफ देखा। एक तो पहले ही से भूत बनी हुई फिर रही हो, ऊपर से यह गुस्सा। सोने में सुहागा है। कमजोर दिल वालों के तो हॉट फेल हो जाएंगे, पर ये दोनों चीज अपने बेटे के लिए बचा कर रखो। कहाँ है तुम्हारा बेटा? रणधीर सिंह नपे तुले शब्दों में उनसे रणविजय का पता पूछा। साधना जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो उन्हें कैसे
बताती कि वह खुद रणविजय का फ़ोन कल रात से ट्राई करते हुए थक चुकी हैं, लेकिन अभी तक उससे बात नहीं हो पाई है। तो फिर अब ठीक है, मैं अपने तरीके से उसे यहाँ बुलाकर सीधे शादी के मंडप में बैठा देता हूँ। अब बीच में उसकी तरफदारी करने की कोशिश भी मत करना, वरना उससे भी पहले मैं तुम्हें उठाकर इस पैलेस से बाहर फेंक दूंगा। रणधीर जी ने साधना जी की तरफ गुस्से में देखते हुए कहा। रणधीर जी तो कल रात ही रणविजय को घर में ना पाकर उसको फोन लगाया था, पर फोन भी बंद आ रहा था। फिर वह उसे अपने आदमियों से घर पर बुलाना चाह रहे थे, ताकि उससे इस शादी के मैटर में बात कर सके, लेकिन साधना जी के मना करने पर रुक गए। साधना जी ने उनसे कहा कि आज एग्जाम खत्म हुआ है, बच्चे पार्टी कर रहे होंगे, ऐसे में उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। आखिर सुबह तक जब वह घर आ जाएगा तो हम इस मैटर पर उससे बात कर लेंगे। कम से कम आज की एक रात तो उसे अपनी मर्जी से जीने दीजिए। बात भी सही थी, रणधीर जी ने रणविजय को बांधने के लिए सारे उपाय कर लिए थे, इसलिए ना चाहते हुए भी रणधीर जी ने रणविजय को एक रात उसकी मर्जी से जीने के लिए दे दी थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस एक रात में ही उन्होंने रणविजय की पूरी जिंदगी उसी के हाथों में रख दी थी। उन्होंने रणविजय का पता लगाकर उसे उसी समय उनके सामने लाने के लिए अपने बॉडीगार्ड को फोन करने के लिए अपना फोन टेबल पर से उठाया। ठीक उसी समय रणविजय गुस्से में दंदनाता हुआ घर में आया। वह इतने गुस्से में भरा था कि उसे रानावत पैलेस की रौनक भी दिखाई नहीं दी थी। वह सीधा ड्राइंग रूम में अपने पापा के सामने खड़ा था। साधना जी ने रणविजय को ड्राइंग रूम में आते हुए देखा। बच गए, एक राहत की सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थी। फिर तुरंत ही आंखें खोलकर रणविजय को आंखों और हाथों से इस समय रणधीर सिंह के सामने से हटने का इशारा कर रही थी। उन्होंने रणविजय की तरफ देखा तो उसका गुस्सा उन्हें समझ में आ गया था। उन्हें ऐसा लगा कि रणविजय बाहर शादी की तैयारियों को देखकर अब गुस्से में अपने पापा से सवाल जवाब करेगा और फिर दोनों बाप बेटे के बीच में निश्चित ही कुछ कहासुनी हो जाएगी। जबकि साधना जी इस बारे में शांति से बात करके रणविजय इसको समझाना चाहती थी और उन्होंने रणविजय को अपने साथ अंदर कमरे में आने का इशारा किया, लेकिन रणविजय ने उनको इग्नोर करते हुए बिना कुछ बोले गुस्से में हाथ में लिए हुए फोटोग्राफ्स टेबल पर फेंक दिए थे। रणविजय की इस हरकत पर रणधीर सिंह ने एक नज़र गुस्से से भरी रणविजय के ऊपर डाली। वह अभी कुछ बोलते कि उससे पहले ही उनका ध्यान फोटोग्राफ्स पर गया। उन्होंने एक फ़ोटो उठा ली। इस एक फ़ोटो ने रणधीर जी को बहुत कुछ समझा दिया था, जो कि रणविजय समझ नहीं पाया था। उन्होंने एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपने आप को शांत किया और रणविजय से पूछा, क्या है ये सब? वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर आपने क्यों किया ये सब? रणविजय ने गुस्से में पूछा। तुम्हारी भलाई के लिए, रणधीर सिंह ने एक लाइन में जवाब दिया। मेरी भलाई के लिए? रणधीर सिंह के इस जवाब पर रणविजय तंज से मुस्कुरा दिया। उद्धरण चिन्ह ... जरा खुलकर बताएगा मुझे कि ईशानी के चाचा जी को मरवाकर आपने कौन सी मेरी भलाई की? क्या बिगाड़ा था उन्होंने आपका, जो आपने सीधे सीधे उनका एक्सीडेंट नहीं मर्डर करवा दिया? अगले ही पल रणविजय ने गुस्से में लगभग चिल्लाते हुए रणधीर सिंह से पूछा। क्या? नवीन जी की मौत की खबर सुनकर रणधीर सिंह को अच्छा खासा आश्चर्य हुआ था, और उसमें भी रणविजय का इल्जाम लगाना कि उन्होंने ही नवीन जी को मरवाया है। उन्होंने हैरानी में रणविजय की तरफ देखा, जो कि आग बरसाती हुई नज़रों से उन्हीं की ओर देख रहा था। हो गए हैं दोनों बाप बेटे आमने सामने। क्या होगा इंस्टाग्राम का नतीजा? पर जो कुछ भी होगा वह रणविजय की जिंदगी के को पल में बदल कर रख देने वाला होगा। या तो मिलेगी मोहब्बत की सौगात या फिर रणधीर जी से एक जबरदस्त डांट। क्या लगा आखिर रणविजय फैसला जिंदगी उसे एक ऐसे मोड़ पर ले आई है जहां पर कि आगे कुआं पीछे खाई है। एक तरफ प्यार और मोहब्बत को बांधती हुई उसकी वफा की डोर है, तो दूसरी तरफ उसका घर परिवार। किसको चुनेगा रणविजय? क्या थमेगा वफा की डोर और लिख सकेगा वफा की एक नई दास्तान? जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त
रहिए हंसाते रहिए मुस्कुराते रहिए, यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।